जितना टाइम हमारे पास मौजूद है उस टाइम को मुनासिब गनीमत समझते हुए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। सही है, लॉ एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, यानी कि यूँ समझ लें इसकी हम डेरिवेशन भी आज करेंगे। ये derive the expression for gravitational law, ये इम्तिहान में आ जाता है दोनों में से। तो आप ये काम कैसे करेंगे आज हम ये देखेंगे, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए जिस तरह से हमने कल देखा था कि एक छोटी सी डायग्राम बनानी पड़ी थी, तो आज भी एक डायग्राम हम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम में दो ऑब्जेक्ट्स को लिया जाएगा। एक ऑब्जेक्ट हमने इसको नाम दे दिया कि ये सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ये वाला है। ठीक है जी, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं, इसको नाम देते हैं ऑब्जेक्ट ए। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसको कह रहे हैं ए। और इसी तरीके से इस दूसरे ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देंगे क्या, ऑब्जेक्ट बी। हाँ भाई, आपको नज़र आ रहा है या स्क्रीन चली गई थी? सब बच्चों को आवाज़ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे ऐसा लगा। ऑब्जेक्ट बी जो है, इसकी वीडियो ना खोलिएगा। ऑब्जेक्ट बी जो है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसका मास हमने ले लिया m2, और ऑब्जेक्ट वन जो है उसका मास हम क्या ले रहे हैं, m1। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट हैं। दोनों ऑब्जेक्ट के जो सेंटर हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, दोनों के जो सेंटर है उनके दरम्यान में जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं यहाँ शो कर रहा हूँ।
डायग्राम में। ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के दरम्यान में, इसको हम यहाँ पे कह रहे हैं आर। ठीक है, या डी ले लेते हैं, चलें। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, डी कह दिया। तो अब ये तो डायग्राम बन गई हमारी। हम यहाँ लिख रहे हैं, चलो भाई गुड हो गया, लाइट आ गई है। लाइट आ गई है तो थोड़ी देर में वाईफाई ऑन हो जाएगा, हम अपनी क्लास इस्तेमाल कर लेंगे। जी मुझे आप पता चल गया। Consider two objects A and B। सब बच्चों को मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? एक दफ़ा रिप्लाई कर दें। ओके यस। ठीक है। अब तो ज़रा बेहतर वीडियो भी सही नज़र आ रही होगी, आवाज़ में भी कोई गड़बड़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि अब ये लाइट आ गई तो ठीक है जी। अच्छा जी, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास m1, ये m है, and m2। The distance between their centers is denoted by d। ठीक है जी, जो डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर्स के दरम्यान में, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा, ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन है इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपको बहुत बारीक लिखा हुआ नजर तो नहीं आ रहा, कि समझने में मुश्किल हो रही हो? इसका भी मुझे रिप्लाई कर दें। जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो भी आपको साफ नज़र आ रही है? ठीक है, राफिया, आदिशबा, कायनात, यूसुफ, सबका जवाब आ गया यस। इट मीन्स के यस है। सैयदा ईमान, नदीम का भी आ गया यस, उमैमा यस, बिलाल। ठीक है बेटा, सब बच्चों ने कह दिया यस, तो इट मीन्स के यस। ठीक है, नाउ ओके, थैंक यू, बाय। using the ideology क्या आइडियोलॉजी है भाई, आइडियोलॉजी ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या कहता है, उसकी आइडियोलॉजी क्या कहती है? ये कहती है नंबर 1 में कि दी ग्रेविटेशनल फोर्स between two objects is directly
प्रोपोर्शनल, अभी मैं स्पेलिंग इसकी सही कर देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, तो जो न्यूटन ने अपने पहले जो ग्रेविटेशन लॉ के अंदर जो पहले ही बात कही थी वो ये कही थी कि मैथमेटिकली, अगर आप इसको लिखें इसी बात को, तो कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली आप लिखेंगे कि F इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल के लिए जो सिंबल होता है वो अल्फा का सिंबल होता है, वो यहाँ से वर्ड में लिया जाएगा, ये आ गया प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2। ठीक है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं M1 M2 को, और इनको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया, ये आ गया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, पहले ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो इसने कहा वो क्या कहा कि दी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल is inversely proportional to the square of the distance between their centers। दूसरा पॉइंट जो उसने कहा, ये कहा कि दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि 1 डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये दो मेजर बातें उसने कही थी। तो इसको हम, जो हमने पहली स्टेटमेंट लिखी है, इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 या एक्सप्रेशन नंबर 1, और दूसरी जो न्यूटन ने स्टेटमेंट लिखी है उस स्टेटमेंट को हम नाम दे रहे हैं एक्सप्रेशन नंबर 2। तो अगर हम दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर लें बाय कंबाइनिंग कंबाइनिंग क्या हो गया, combining the above relation 1 and 2, अगर हम दोनों रिलेशंस को कंबाइन करें तो क्या होगा, हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन ये आएगी कि f जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो मैंने कॉपी कर लिया m1, ऊपर से ये m1 को कॉपी कर लेते हैं, m1 m2 इज डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड कर देंगे
डी स्क्वायर, तो ये हमने क्या लिख दिया, डी स्क्वायर, और ये डिवाइड का निशान भी लगा देंगे उसके नीचे, ठीक है। ये डिवाइड का निशान है, तो ये क्या हो गया, दोनों रिलेशन को हमने कंबाइन कर दिया, m1 ये m1 है, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा है वो क्या है, m2 है। ये आपको नजर आ रहा है, ये m1 है पहला रिलेशनशिप, ये दूसरा रिलेशन है, ठीक है। इसमें m1 और m2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये मैंने लिख दिया m1 m2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और दूसरे रिलेशन में क्या हो रहा है, ये डी स्क्वायर जो है ये नीचे आ गया यहाँ पर डी स्क्वायर से, तो ये तो, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है, अल्फा का निशान तो ये यहाँ पे मौजूद है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से रिमूव करेंगे और साइन ऑफ इक्वालिटी लगाएंगे, तो यही चीज़ मैं नीचे लिख लेता हूँ। क्या हुआ, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ से रिमूव हो गई और यहाँ पे क्या आ गया, साइन ऑफ इक्वालिटी आ गई, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन क्या आ गई, अच्छा, साइन ऑफ इक्वालिटी जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो साथ साथ एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस करना होता है, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या ले रहे हैं, क्या, कौन सा कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया, ये देखें ये कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल लॉ में जो कांस्टेंट लिया जाता है एस, यहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट बराबर होता है किसके, कैपिटल जी के। कैपिटल जी को हम क्या पढ़ते हैं, कैपिटल जी को हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या लिया जाएगा, जी लिया जाएगा, तो इसलिए आपकी जो इक्वेशन है जो भी हम बना रहे थे वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी ठीक है, ये आ गया जी। और यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद क्या आ गया, कैपिटल जी। ये जो आपके सामने इक्वेशन नज़र आ रही है, इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, इस इक्वेशन को नाम देते हैं ग्रेविटेशनल लॉ या न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। अब क्या हो गया, इसके अंदर मैंने चेंज कर दूं थोड़ा सा तो आपको ये नज़र आ जाएगा, ये देखें, ये आ गया नज़र। तो ये जो आपको बॉक्स के अंदर नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसके बाद इसमें एक छोटी लाइन में आप बता देते हैं कि ये where g is has a constant value, g की जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो क्या वैल्यू होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, दैट इज 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको नज़र आ रही है, इसको फाइनली शक्ल देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर है जैसे वैल्यू है, और ये 10 की पावर -11 जो है
ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ कंप्लीट कर ली आज। कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ अगर एक्सप्लेन करने को आ जाए तो आपने किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ये पूरा पेज जो है वो आपके सामने मौजूद है। अब आप जितने ही बच्चे हैं पूछ लें अगर कोई